हेलो दोस्तों, मैं आज भिन्न टेक में आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का देखेंगे, जो कि यूपीपीएससी में अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी 513 वैकेंसी आई हुई है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का हम लोग देखेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द previous year questions of electrical engineering पेपर। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस है वो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जो हिंदी के रहता है, 25 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में हिंदी का पूछा है वो। उसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल का है, पेपर का मतलब टेक्निकल पेपर का। तो यहाँ पर 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। 2 आइडेंटिकल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ईच हैविंग a lower cutoff frequency FC are cascaded with negligible loading. The lower cutoff frequency of overall amplifier is lower cutoff frequency overall amplifier का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है वो ये एनालॉग का क्वेश्चन है। एनालॉग का क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल में पढ़ना होता है, एनालॉग का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 आइडेंटिकल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो है जो कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो 2 नंबर ऑफ जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो 2 है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो अगर इंडिविजुअली अगर हम मान लेते हैं कि इंडिविजुअली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है FL1, जिसको कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और FH1 ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका FC दिया हुआ है। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC दिया हुआ है। तो FL1 के जगह पर क्या होगा, FL1 के जगह इक्वल टू FC हो गया, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमारा जो लोअर ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है FL इज इक्वल टू FL1 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 to the power 1 by n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ माइनस यहाँ होगा -1, ठीक है। ये पावर में होता है 1 बाई एन। एन जो है एन यहाँ पर नंबर ऑफ आइडेंटिकल आरसी कपल्ड सर्किट, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पर FL1 के जगह पर FC, यहाँ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर FC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हो 1/2, तो ये ओवरऑल अगर FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 to the power 1/2 माइनस 1। तो FC डिवाइड बाई रूट अंडर √2 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, ये वाला ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला। अब हम लोग हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है FH इज इक्वल टू FH1 इंटू रूट अंडर 2 to the power 1 बाई n माइनस 1। तो यहाँ पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड होके ये पार्ट आता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही दोनों में अंतर है। तो ये क्वेश्चन था एनालॉग का क्वेश्चन आरसी कपल्ड सर्किट से। सो
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड। यहाँ देखिए सुपरपोजिशन, ये है नेटवर्क से क्वेश्चन, नेटवर्क से। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड ऑन ओनली लीनियर प्रिंसिपल, ओनली होमोजेनियस प्रिंसिपल, बोथ लीनियर एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, थ्योरम ये लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज जो करते हैं हम लोग, अगर सर्किट में नंबर ऑफ सोर्स है, जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, का वोल्टेज सोर्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं, मतलब एक सोर्स के लिए पहले निकाल लेते हैं करंट या वोल्टेज जहाँ भी निकालना होगा था, फिर दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, फिर दूसरे सोर्स को एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, ऐसे दोनों को करके उसका समेशन कर देते हैं। तो ये करंट और वोल्टेज कैलकुलेशन में ही सर्किट में हम लोग इसका यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का। लेकिन इसमें अगर पावर कैलकुलेशन के लिए बात किया जाए, तो पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो वहाँ लीनियरिटी फॉलो नहीं करेगा। कि यहाँ लीनियर, अगर सर्किट लीनियर और होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, तो उसमें करंट और वोल्टेज का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो ये होगा इसका आंसर जो होगा, बोथ होगा। तो मतलब ओनली थ्री, बोथ लीनियर एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओनली लीनियर भी नहीं हो सकता है, ओनली होमोजेनिटी भी नहीं हो सकता है, तो दोनों होना पड़ेगा सुपरपोजिशन थ्योरम को करने के, फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व्स discontinuous expenditure of energy. The flow of current in electric circuit requires energy for creating current but not to maintain it. In the magnetic circuit, energy is needed continuously to maintain the flux. In the magnetic circuit, energy is needed for creating flux initially but not maintain. इसका आंसर बी होगा, ठीक है। The flow of current in electric circuit requires energy for creating current but not to maintain it. इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछ रहा है कि करंट आई एंड वोल्टेज V2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये जो है, इसमें वोल्टेज सोर्स हो गया, इसको सर्किट फिर से हम बना लेते हैं। ये V2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, 8 ओम हो गया, यहाँ पर है माइनस प्लस 8i, ये हो गया 6 ओम, यहाँ आई करंट है 6 वोल्ट का है। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग KVL लगाते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो 6 माइनस KVL क्या होता है, पूरा लूप में हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप देख लेना होता है, जो कि समेशन इक्वल टू 0 होता है। तो 6 माइनस 6i प्लस 8i माइनस 8 इंटू आई, अगर आई के फॉर्म में रख रहा है, क्योंकि इसमें भी करंट जो है वो आई ही फ्लो करेगा। तो 8i इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग को क्या फाइंड आउट, ये 8i कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू 1 एम्पियर।
आई का वैल्यू 1 एम्पियर हो गया, और V2 का तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर जा रहा है 1 एम्पियर का, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 8 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा 1 एम्पियर 8 वोल्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेजरिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेंसर एंड एम्पलीफायर एंड एन oscilloscope the sensitivity of each equipment is as follows: sensitivity of sensor 0.4, gain of amplifier and 5 per and sensitivity of oscillation इतना complete setup will be तो यहाँ पर जो है सेंसिटिविटी ओवरऑल पूछ रहा है, कंप्लीट सेटअप का सेंसिटिविटी क्या होगा। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंसिटिविटी ऑफ ए इंटू सेंसिटिविटी ऑफ बी इंटू सेंसिटिविटी ऑफ सी, 3 सेंसिटिविटी दिया हुआ है। सेंसिटिविटी ऑफ ईच इक्विवेलेंट इक्विपमेंट इज एज फॉलोज: सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर, गेन ऑफ एम्पलीफायर इतना, एंड सेंसिटिविटी ऑफ ऑसिलोस्कोप। तीन जो है सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेंसर, एम्पलीफायर एंड ऑसिलोस्कोप। तीनों का हम लोग ए बी सी अगर मान लेते हैं, तीनों का सेंसिटिविटी दिया हुआ है, तो तीनों का ओवरऑल जो होगा वो मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट का 0.4 है 0.4 है, अगर इसको अगर हम लोग यूनिट्स को साथ में ही लिखते जाते हैं, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, तो लास्ट में यूनिट हम लोग को 5 ओवरऑल यूनिट मिल जाएगा, 5 पर वोल्ट इंटू 10 मिली वोल्ट पर वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा ये वोल्ट कैंसिल आउट, मिली वोल्ट कैंसिल, तो ये ओवरऑल 20 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया थर्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो है 2 पॉइंट चार्जेज, ये क्वेश्चन जो है EMFT का क्वेश्चन है, EMFT का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज Q1 10 माइक्रोकूलम है, Q2 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट इतना respectively. The total electric flux passing through the plane Z equal to 20. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा Z इक्वल टू 20, मतलब Z एक प्लेन है जिसका मतलब Z इक्वल टू 20 एक प्लेन है। तो अगर देखा जाए तो Q1 जो है Q1 10 माइक्रोकूलम का है, Q2 जो है 20 माइक्रोकूलम का है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन से अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पास करेगा, मान लेते हैं कि ये Z प्लेन है, Z इज इक्वल टू 20 है। तो कोई भी प्लेन जो होता है उस इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज्ड गॉस लॉ जो अप्लाई करते हैं हम लोग, अगर गॉस लॉ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि Q क्लोज्ड सर्किट में Q क्लोज्ड मतलब कितना उसमें चार्जेज है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q इनक्लोज्ड कितना है, Q1 प्लस Q2, तो Q इनक्लोज्ड Q1 प्लस Q2 होगा। लेकिन यहाँ पर प्लेन जो है यहाँ पर 20 है, एक ही प्लेन से अगर पास करता तो पूरा अगर फ्लक्स जो पास करता, अगर दोनों से Z इक्वल टू 20
और Z इक्वल टू -20, दोनों से पास करता फ्लक्स जो है जाई। तो अगर Z इक्वल टू 20 से केवल बोल रहा है तो जाई/2 पास करेगा फ्लक्स, तो हाफ ऑफ द फ्लक्स पासेस थ्रू बोथ द प्लेन। तो Z इक्वल टू 20 से हाफ ही पास करेगा, तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 कितना हुआ, 10 प्लस 20 30 हुआ, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ 15 माइक्रोकूलम हो गया, हाफ 15 माइक्रोकूलम, तो थर्ड C आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक करंट ऑफ -8 इतना इज पासिंग थ्रू द 3 ammeter, they are center 0 PMMC meter, true RMS meter and moving iron meter। तो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरमेंट का क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि करंट दिया गया है, करंट का वैल्यू है 8 + 6√2 sin ω/t + 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 मेजरमेंट डिवाइस यूज किया था, सेंटर 0 PMMC मीटर, RMS ट्रू RMS मीटर एंड मूविंग आयरन मीटर। तो PMMC जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो ये DC केवल मेजरमेंट करता है, ठीक है। और ट्रू RMS जो है ये AC मेजरमेंट करता है। और एक और मूविंग आयरन भी है, मूविंग आयरन भी है, आयरन भी AC मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है DC जो होगा -8 एम्पियर होगा। अगर ओवरऑल निकालते हैं तो ओवरऑल क्या होगा, AC होगा। तो ओवरऑल AC का अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, √6√2 का होल स्क्वायर बाई 2, सॉरी इसका क्या होता है, RMS होता है। ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/6√2 डिवाइड बाई √2, तो 6 एम्पियर। RMS वैल्यू दोनों का मेजरमेंट करेगा। तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, √2 प्लस 6√2/2 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36, सॉरी ये ओवरऑल होगा, तो √100 दैट मीन्स 10 एम्पियर एंड 10 एम्पियर का ये होगा। तो ये ओवरऑल होगा DC AC दोनों को मिलाकर, तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ a moving coil instrument of resistance 4 ohm gives a full scale deflection of 20 milliampere. It is desired to convert this instrument into a voltmeter to read voltage up to 30 volt. The value of series resistance needed is तो इसमें क्या हो रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस इसमें पूछ रहा है, ये भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, 4 ओम रेजिस्टेंस है इसका, RSC जो है 4 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है इसका करंट का IFL, तो ये 20 मिली एम्पियर है, और कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में,
जो कि वोल्टेज अप टू 30 वोल्ट मेजर कर सके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि करंट फुल स्केल है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है टोटल ओवरऑल हम लोग निकाल लेते हैं। तो 30 फुल डिवाइडेड बाई 20 मिली एम्पियर, तो इसका फुल कितना हो जाएगा वोल्टेज पर करंट। तो 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 20, 500 1500 ओम। और इसका RSC इंटरनल तो रेजिस्टेंस 4 ओम है ही ऑलरेडी, तो इसमें सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ ऑल ओवरऑल था जो एडेड होगा वो कितना होगा 1500 ओवरऑल माइनस 4 ओम, तो कितना हो गया 1496 ओम। तो 1496 ओम हो गया सी आंसर। Two parallel conductors carry the same current in same direction. What kind of mutual force they will experience? तो दो पैरेलल जो है कंडक्टर कैरी सेम करंट, आई करंट फॉलो कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा किस टाइप का फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो अट्रैक्टिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया द स्फीयर ऑफ रेडियस, ये सब EMFT का क्वेश्चन है। हैज चार्ज ऑफ इतना विच ऑफ द फॉलोइंग, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज वैलिड। पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू KQ/R होता है, तो यहाँ पर K का वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.1 मीटर, Q का वैल्यू दिया हुआ है 0.04 माइक्रो कूलम। तो B का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, K 9 इंटू 10⁻⁹, Q का वैल्यू 0.04 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में दिया, डिवाइड बाई R का वैल्यू 0.1 मीटर में। तो कटा के कितना आएगा 0.36 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 यानी 3600 वोल्ट। तो इसका वैल्यू होगा बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो करेंट, ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मशीन का क्वेश्चन है। तो ये इसमें क्या है कि दिया हुआ है N1 प्राइमरी टर्न जो है NP जिसको बोलते हैं, NP2 है, और NS जो है 100 है। तो इसमें IS सेकेंडरी अगर देखते हैं दिया हुआ है 6 एम्पियर, और एम्पियर टर्न जो है प्राइमरी का एम्पियर टर्न जो है 60 एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो हम लोग प्राइमरी करंट जो है निकाल सकते हैं 60/2 यहाँ से। प्राइमरी करंट NP का वैल्यू हमको दिया हुआ है 30 एम्पियर हो गया प्राइमरी करंट। अब सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड हमको निकालना है, तो सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड NS/NP इंटू IS। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 100 NS दिया हुआ है, NP2 दिया हुआ है, NS जो है हमको दिया हुआ है कितना 6 एम्पियर। टोटल कितना हो गया मेरा IS रिफ्लेक्टेड 300 एम्पियर। ओवरऑल IP प्राइमरी करंट अगर देखा जाए रिफ्लेक्ट करने के बाद, तो IS रिफ्लेक्टेड स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर
कितना हो गया 301.496 के अप्रॉक्स एम्पियर आएगा। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा तो क्या होता है प्राइमरी बाय सेकेंडरी, तो कितना हो जाएगा प्राइमरी कितना है 301.496 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर, तो वहीं इसका अप्रॉक्स वैल्यू 50.25 के अप्रॉक्स आएगा। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अब इस क्वेश्चन में है कि इन विच व्यास कंडीशन जेनर डायोड इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये तो सबको पता है रिवर्स व्यास में। अब देखिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर डिलीवर्स रेटेड लोड टॉर्क, ठीक है, रेटेड लोड टॉर्क एट रेटेड स्पीड if the series field is short circuited then armature current and speed will, आर्मेचर करंट और स्पीड की बात कर रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है तो उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है सीरीज और शंट दोनों फ्लक्स होता है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि मोटर डिलीवर्स रेटेड लोड टॉर्क एट अ रेटेड स्पीड इफ द सीरीज फील्ड इज शॉर्टेड, मतलब बाद में क्या होता है कि सीरीज फील्ड शॉर्ट हो जाता है यानी कि जीरो, यानी कि शंट फील्ड ही केवल काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल फ्लक्स जो है ओवरऑल रिड्यूस हो रहा है, मतलब सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में फ्लक्स जो है ओवरऑल वो ज़्यादा है, सेकेंड में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स जब डिक्रीज करेगा तो स्पीड यहाँ पर इंक्रीज करेगा। और टॉर्क की बात किया जाए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई होता है, तो एन फाई अगर एन बढ़ेगा तो फाई घटेगा और फाई बढ़ेगा तो एन घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और टॉर्क की बात किया जाए रेटेड टॉर्क रखना है तो टॉर्क जो है डिपेंड करता है फाई और आई पे, आई ए और फाई पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, टॉर्क कांस्टेंट रखना है। तो अगर यहाँ पर फाई डिक्रीज कर रहा है तो आई ए को बढ़ना होगा तभी कांस्टेंट होगा, तो यानी कि आई ए इंक्रीज करेगा और एन स्पीड भी इंक्रीज करेगा। तो आर्मेचर करंट इंक्रीजेज एंड ऑल्सो स्पीड इंक्रीजेज, तो बोथ इंक्रीज करेगा, सही है। A series resonance circuit has L is equal to 1 millihenry and C is equal to 10 farad. The required R in bandwidth दिया हुआ 15.9 हर्ट्ज, C दिया हुआ 10 फैराड, R हमको फाइंड आउट करना है। बैंडविड्थ इन सीरीज आरएलसी सर्किट क्या होता है, बैंडविड्थ जो है डेल्टा एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 पाई एल होता है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे आर इक्वल टू डेल्टा एफ इंटू 2 पाई एल। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 0.1 ओम होगा, क्योंकि डेल्टा एफ बैंडविड्थ दिया हुआ 15.9 हर्ट्ज। सारा पुट आउट करेंगे यहाँ पर तो मेरा 0.1 फर्स्ट आंसर होगा। यहाँ दी एम्पियर सेकंड वुड बी द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड जो है किसका होता है, तो डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो करंट होता है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, यानी कि एम्पियर और सेकंड जो है वो चार्ज का वो यूनिट होता है, ठीक है। तो डी होगा आंसर इसका। अब यहाँ पर जो है
Two long parallel wire A and B 12 cm apart carry current of 750 ampere and 500 ampere respectively in opposite direction. Flux density at midpoint. तो यहाँ पर जो है फ्लक्स डेंसिटी मिड पॉइंट पे पूछ रहा है। तो टू लॉन्ग पैरेलल करंट कंडक्टिंग वायर है, एक यहाँ अपोजिट डायरेक्शन करंट है, यहाँ पर I1 है I2 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड जो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr होता है। म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। टोटल डिस्टेंस जो है वो D है 12 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट जो है D/2 होगा 0.06 मीटर। तो B टोटल जो होगा अगर उससे कैलकुलेट करेंगे तो BA प्लस BB दोनों को अगर मिलाते हैं तो मिनट जो भी आएगा तो 4.167 इंटू 10⁻³ टेस्ला कैलकुलेट करने पर आएगा तो 4.16 B आंसर होगा B। ठीक है। फॉर डिप्लीशन टाइप ये भी है एनालॉग का क्वेश्चन। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट ID दिया हुआ है और VGS दिया हुआ है, VP दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VP के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, IDSS इज इक्वल टू ID डिवाइड बाई 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VP का होल स्क्वायर। तो IDSS का वैल्यू जो होगा अप्रॉक्स 12.5 एम्पियर का होगा, मिली एम्पियर सॉरी। तो B आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है परसेंटेज EB मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें ग्रांटेड एक्यूरेसी जो दिया हुआ है 1% ऑफ द फुल स्केल दिया हुआ है। एक एब्सोल्यूट एरर जो है वो दिया हुआ फुल स्केल पे 1% का। तो एब्सोल्यूट एरर जो होगा सोल्यूट एरर जो होगा 1%, 1/100 फुल स्केल रीडिंग 1/100 इंटू 200 इक्वल टू 2 एम्पियर फुल स्केल पर। परसेंटेज लिमिटिंग एरर होगा जो लिमिटिंग एरर वो होगा एब्सोल्यूट एरर बाय रीडिंग जो रीडिंग ले रहे हैं इंटू 100। एब्सोल्यूट एरर 2 हो गया डिवाइड बाय रीडिंग कितना है 10 का इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर हो जाएगा B आंसर। A change in 700 millivolt in base emitter voltage causes a change of इतना base current determine dynamic input resistance। ये भी एनालॉग का क्वेश्चन है। तो RD इज इक्वल टू डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है BBE डिवाइडेड बाई IB होगा बेस करंट। तो BB बेस टू इमीटर 7 मिली वोल्ट दिया हुआ है डिवाइड बाई 200 माइक्रो एम्पियर कट कटा के 3.5 किलो ओम हो जाएगा। आंसर 3.5 किलो। D विल बी द आंसर। यहाँ पर द Q मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस C हो जाएगा। सीरीज रेजोनेंस Q मीटर वो Q फैक्टर जो होता है Q फैक्टर क्वालिटी फैक्टर जिसको बोलते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज
इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मूव करेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीजेज हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। द पॉइंट फॉर्म ऑफ द EMFT का क्वेश्चन है। EMFT एम्पियर्स लॉ इज पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पॉइंट फॉर्म डेल मतलब क्रॉस ऑफ H इक्वल टू J कर्ल ऑफ H B होगा, बी आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन, मशीन का क्वेश्चन। ओपन सर्किट टेस्ट दिया हुआ, सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को फाइंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट अप्रोक्सीमेटली आर, मैग्नेटाइजिंग करंट हमको निकालना। चूंकि हम लोग जानते हैं P नॉट इक्वल टू V नॉट I नॉट कॉस फाई नॉट होता है कोर लॉस कंपोनेंट। कॉस फाई नॉट अगर मैं फाइंड आउट करेंगे तो P नॉट हमारा दिया हुआ है, V नॉट I नॉट दिया हुआ है। तो P नॉट कितना है 5200 वोल्टेज हो गया और I नॉट 90। तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर निकलेगा 2778। कोर लॉस जो होगा, कोर लॉस IC इज इक्वल टू I नॉट कॉस फाई नॉट कंपोनेंट होगा, कोर लॉस कंपोनेंट। तो 90 I नॉट हो गया 0.2778। तो इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 25 एम्पियर। तो ओवरऑल जो होगा I नॉट स्क्वायर इक्वल टू I कोर लॉस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। तो I नॉट हमको दिया हुआ है, IC हम लोग फाइंड आउट कर दिए, तो IM मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा रूट अंडर I नॉट 90 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू 86.46 एम्पियर। ये आ जाएगा 86.46 अप्रॉक्सीमेट, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। इसका तो आंसर जो है वो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि Q जो होता है स्फेरिकल के लिए 0 to a EV रो भी 4 पाई R स्क्वायर DR होता है। तो Q का वैल्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पर तो दिया हुआ ये वाला, तो इसको पुट आउट यहाँ पर करेंगे तो मेरा ओवरऑल जो होगा 8/15 पाई रो भी नॉट ए स्क्वायर Q हो जाएगा। तो ये किस में है, 8/5 3 नंबर सही है। फिर उसके बाद R का भी वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे तो 0.745A होगा। तो R का वैल्यू ये है, तो ओनली D ही सही है, ओनली D विल बी द आंसर।